डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी स्टार्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इलास्टिसिटी। इसमें एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बताया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो उसके बाद से हम लोग पढ़े थे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बाद से इलास्टिसिटी क्या है उसका कॉन्सेप्ट आ गया था, इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होता है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहां तक बेटा ये सब फिनिश हो गया था इलास्टिसिटी का फर्स्ट लेक्चर। आज इलास्टिसिटी का हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टडी करने वाले हैं, सेकेंड लेक्चर ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जिसमें 3 टाइप्स के हमने इलास्टिसिटी बताया था, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा सेकेंड लेक्चर में, इलास्टिसिटी के सेकेंड लेक्चर में, यंग्स मॉडुलस। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी जो हम लोग पढ़े थे, इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने लिखाया था फर्स्ट लेक्चर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, इसमें लिखाया था यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ बेटा रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस इज वाई, बल्क मॉडुलस इज बी, बी या के से इंडिकेट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ईटा। इन तीनों की अब हम लोग को स्टडी करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की अलग अलग स्टडी करनी है, जिसमें बेटा ये यंग्स मॉडुलस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पे खूब क्वेश्चन भी कराएंगे और इसी से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को कैपिटल वाई से बेटा इंडिकेट करते हैं। यंग्स मॉडुलस इज कैपिटल वाई। इलास्टिसिटी होता क्या है, रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो होता है बेटा इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पर यंग्स मॉडुलस हम लोग को चाहिए, तो यंग्स मॉडुलस जो होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। कितना आसान है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो बेटा यंग्स मॉडुलस होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू कौन सा स्ट्रेस बेटा, लॉन्गिट्यूडनल। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो फर्स्ट टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन है उसी का रेशियो यंग्स मॉडुलस होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कोई रॉड है, उसमें जब हम लोग लेंथ के अलॉन्ग फोर्स लगाते थे तो इलांगेशन क्रिएट होता था, तो फोर्स अपॉन एरिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता था, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता था इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। याद आ रहा है, इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो जाता है एफ कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, अगर एफ को हम लोग mg कह दें, कोई वेट सस्पेंड कर दें mg, तो mg इंटू एल अपॉन एरिया को अगर कह दें बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल।
देख लो, ये हो गया यंग्स मॉडुलस का इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसी पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। और जो यूनिट डायमेंशन में परसेंटेज एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस पे परसेंटेज एरर के खूब क्वेश्चन क्या करता है बेटा, डेवलप करता है। इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा बेटा ml-1 t-2, ठीक है। ml-1 t-2 जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, स्टील का बेटा यंग्स मॉडुलस रबर के यंग्स मॉडुलस से ज्यादा होता है, याद रखना। जैसे लगता है कि रबर का इलास्टिसिटी ज्यादा है, नहीं, स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। स्टील की इलास्टिसिटी 10 पावर 11 का रेंज होता है बेटा, 10 पावर 11 का ऑर्डर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और रबर का 10 पावर 8 का ऑर्डर होता है। तो किसका ज्यादा हुआ, स्टील का। स्टील की इलास्टिसिटी रबर के रिस्पेक्ट में बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है, यंग्स मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। ये फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए, फॉर्मूला आवश्यकता अनुसार इसको बना लेना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। सेकेंड क्या हेडिंग है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को या तो बी से इंडिकेट करते हैं और या तो के से इंडिकेट करते हैं। बल्क मॉडुलस इज बी आर के। तो ये किसका किसका रेशियो हो जाएगा बेटा, जो सेकेंड टाइप का स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन था, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो बल्क मॉडुलस होता है। इसलिए बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू के, वॉल्यूम स्ट्रेस हमने बताया था बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन हमने बताया था चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विद नेगेटिव साइन। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था इसलिए नेगेटिव साइन, और वॉल्यूम स्ट्रेस में बेटा एफ अपॉन ए चेंज इन प्रेशर हो जाता है। भाई एफ अपॉन ए प्रेशर ही तो होता है, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ये देखो कितना अच्छा फार्मूला, दैट इज माइनस डेल्टा पी इंटू वी चला जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन डेल्टा वी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बल्क मॉडुलस का फार्मूला। इसको बी से इंडिकेट करते हैं या तो के से इंडिकेट करते हैं। यहां पे एफ अपॉन एक चेंज इन प्रेशर हो जाता है। इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन होगा ml-1 t-2। ठीक है। अब एक खास बात है बेटा कि जो बल्क मॉडुलस हम लोग पढ़े हैं ये लिक्विड और गैस के लिए होता है। लिक्विड और गैस के लिए बल्क मॉडुलस, कहीं भी देखो वाटर के लिए क्वेश्चन पूछेगा, गैस के लिए पूछेगा, लिक्विड के लिए पूछेगा। और इसका रेसिप्रोकल जो होता है बेटा वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो कभी कभी कंप्रेसिबिलिटी पूछ देता है, तो कंप्रेसिबिलिटी बेटा बल्क मॉडुलस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग होगा बेटा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को सी से इंडिकेट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इंडिकेटेड बाय सी। क्या होगा इसका डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी।
इसलिए बेटा कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपान बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो पढ़े तो उसको पलट दो, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपान चेंज इन प्रेशर। ठीक है, यानी माइनस डेल्टा वी अपान, अरे जो बल्क मॉडुलस है उसी को पलट दो ना, तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। इट इज कंप्रेसिबिलिटी। इसका भी यूनिट हो, सॉरी इसका यूनिट पलट जाएगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बी का यूनिट है, तो इसका हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। और बल्क मॉडुलस का डायमेंशन क्या बताए थे, ml माइनस 1 t माइनस 2, तो कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन होता है बेटा m माइनस 1 l t स्क्वायर। इसी का जस्ट अपोजिट कर दो इसका, तो आ जाएगा m माइनस 1 l t स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर पूछे, क्वेश्चन कराएंगे, अगला जो लेक्चर होगा उसमें पूरा क्वेश्चन ही कराएंगे, अभी सारे थ्योरी बता रहे हैं, सारे फॉर्मूले बता रहे हैं, अस्त्र शस्त्र से क्या कर रहे हैं बेटा, सुसज्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी अगर कभी पूछेगा तो बल्क मॉडुलस फाइंड करके उसी का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी। यहां पर केवल v है, डेल्टा v नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड हेडिंग होगा थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बेटा ईटा से इंडिकेट करते हैं। जो थर्ड टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, तीसरा प्रकार का स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसी का रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। इसलिए बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू कौन सा स्ट्रेस, तीसरा प्रकार का स्ट्रेस हमने बताया था, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपान टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंशियल स्ट्रेन का रेशियो, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या था, एफ अपान ए, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स अपान जिस एरिया पे फोर्स लग रहा था, और टेंशियल स्ट्रेन बेटा था फाई, ये हो गया एफ अपान ए, और फाई था एल अपान एल इक्वल टू एफ इंटू एल अपान ए इंटू स्मॉल एल। देख लो, लेकिन इस एफ को एमजी नहीं कह सकते, क्योंकि टेंशियल फोर्स कभी भी एमजी की फॉर्म नहीं लगेगा। इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, ये हो गए बेटे थ्री टाइप्स के इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी, उसके बाद से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इतने कॉन्सेप्ट हमने क्या कर दिए बेटा, फिनिश कर दिए। अब आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब चूंकि हम लोग बेटा ईटा पढ़ लिए, यंग्स मॉडुलस पढ़ लिए, और बल्क मॉडुलस के यानी बी पढ़ लिए। अब आओ बेटा तीनों में रिलेशन देख लें। रिलेशन इन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वाई के और ईटा में बेटा रिलेशन। ये रिलेशन जो है इसका डेरिवेशन आप लोग के स्तर का नहीं है, ये सब डेरिवेशन बीएससी में दिया है। कभी कभी इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है, वाई
के और ईटा में रिलेशन बेटा कभी कभी पूछ देता है, बुक में क्वेश्चन बस दे दिया है, डेरिवेशन नहीं करना है इसका, ठीक है। तो आओ इसका बस रिलेशन याद करा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, जिससे कि नोट कर लेना, कभी एग्जाम में आ गया तो कम से कम टिक तो लगा सकते हो बेटा। तो y क्या है, यंग्स मॉडुलस, देखो ईटा क्या है, यह है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है के, ये बेटा बल्क मॉडुलस है, और y ये यंग्स मॉडुलस है। इनमें बेटा जो रिलेशन होता है ये नोट कर लेना और याद कर लेना, कभी कभार काम दे जाएगा इमरजेंसी में। 9/y इज इक्वल टू 9/y इज इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस के प्लस 3 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ठीक है। ये है रिलेशन, इसमें याद रखना इसको। अभी IIT मेंस जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें बेटा ये रिलेशन पूछा था, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्ट इस रिलेशन को बेटा याद रखना, क्योंकि थोड़ा सा एक बार भी इसको पढ़े रहोगे, नोट किए रहोगे, याद आ जाएगा। 9/y इज इक्वल टू 1/k प्लस 3/ईटा। एग्जाम इधर उधर करके दे दे तो एक रिलेशन से कुछ भी पूछे तो उसको तुम क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। जैसे क्या यहाँ से y फाइंड करो, के ईटा देते तो y फाइंड करो, y और k देते ईटा फाइंड करो। तो इसको याद रखने से कई क्वेश्चन तुम्हारे क्या होंगे बेटा, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या रिलेशन, 9/y इज इक्वल टू 1/k प्लस 3/ईटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कोई रबर है, इलास्टिक बॉडी है, कोई वायर है, इसको अगर ऐसे स्ट्रेच कर दिया जाए, खींच दिया जाए, तो जब स्ट्रेच किया जाएगा तो उसमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन पूछता है, किसी वायर के स्ट्रेचिंग में वर्क डन, किसी रबर को स्ट्रेचिंग में वर्क डन, इतना इलांगेशन क्रिएट हुआ, उस वायर का इतना यंग्स मॉडुलस है, तो उसको इतना स्ट्रेच करने में, इलांगेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। और उसी के बाद आ जाएगा उसमें बेटा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, तो आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वर्क डन, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर और रबर। कोई रबर है या कोई वायर है, उसको स्ट्रेच करने में कितना बेटा वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, जितना वर्क करना पड़ेगा, ध्यान दो, जितना हम लोग वर्क करेंगे वही उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी बनेगी। स्प्रिंग में भी तो यही कॉन्सेप्ट था, किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, एक्सटेंशन करने में जितना वर्क करना होता था, वही उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बनती थी। तो वही कहानी यहाँ भी है, किसी इलास्टिक वायर है, रबर है, उसको स्ट्रेचिंग में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं बेटा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच वायर की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसी से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आया है बेटा। एकदम आसान होता है, फॉर्मूले एकदम सिंपल होते हैं। तुम अभी पढ़े हो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है, इलांगेशन, कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, YAL इक्वल टू F इंटू कैपिटल L। तो यहां से तुम देख सकते हो कि Y और A कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, इलांगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, फोर्स है। यानी जितना ही तुम डिफॉर्मेशन फोर्स बेटा लगाओगे, जितना ही डिफॉर्मेशन फोर्स लगाओगे, वायर में इलांगेशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ऐसे में अगर हम लोग
यहां पर फोर्स और इलांगेशन में क्या करें, ग्राफ प्लॉट कर लें। अगर फोर्स हम लोग लगाएंगे तो क्या क्रिएट होगा, इलांगेशन। देखो फोर्स जब लगाएंगे बॉडी पर तो इलांगेशन क्रिएट होगा, इसलिए फोर्स यहां रखेंगे एक्स एक्सिस पर, इलांगेशन होगा वाई एक्सिस पर। और खास बात है कि चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ आएगा ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और सबको पता है बेटा कि ये जैसे हम लोग वर्क और एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया बाउंडेड क्या देता है, वर्क डन देता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया बाउंडेड हमेशा क्या देता है बेटा, वर्क डन देता है। उसी मेथड से यहाँ पर भी देखा जाए तो देखो ये फोर्स है और यल इलांगेशन है, तो इसका अगर हम लोग एरिया बाउंडेड फाइंड कर लें, यहाँ से इसको नीचे ड्रा करके इसका क्या फाइंड कर लें बेटा, एरिया बाउंडेड। ये इतना एरिया फाइंड कर लें अगर, तो यही होगा बेटा वर्क डन। और ये इंडिकेट करेगा किसको, इलांगेशन को, ये इंडिकेट करेगा किसको, फोर्स को। तो अगर वर्क डन फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों को यहां से एरिया फाइंड कर लेना है। इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाई एफ एंड एल ग्राफ। एफ और एल ग्राफ का क्या है बेटा, एरिया बाउंडेड। और एरिया है कैसा, ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया बेटा हाफ। और बेस में देखो क्या है, बेस में तुम देख रहे हो कि फोर्स है और हाइट में क्या है, यल है। तो यहां तो अप्लाई कर दो बेटा फोर्स और यहां अप्लाई कर दो यल। तुम ही देख लो कितना आसान फॉर्मूला आ गया बेटा वर्क डन का। यही हो जाएगा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एफ एल। जूल इसका यूनिट होगा क्योंकि वर्क डन है, एनर्जी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सब अगले टर्न पर। अगले वीडियो लेक्चर में देखना बेटा, खूब इस पे क्वेश्चन कराएंगे, जितना कॉन्सेप्ट बताएं सब क्वेश्चन करा, आज सारा फॉर्मूला बता रहे हैं। पहले लेक्चर में सारे थ्योरी हमने बताया था, सेकंड लेक्चर में देखो सारे फॉर्मूले बता रहे हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर वर्क डन भी बता दिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे ये सब फॉर्मूले हैं बेटा। जूल इसका यूनिट हो जाएगा। अगेन वर्क डन दैट इज स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया हाफ एफ इंटू एल। इसलिए बेटा वर्क डन इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी हाफ एफ इंटू एल। देख रहे हो। अब यहां पे क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर देखो। यहां पर तुम करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहां एरिया से डिवाइड कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दो, कैपिटल एल से डिवाइड कर दो। तो जब ऐसा करोगे तो बेटा ए इंटू एल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। देख लो अब आ गया वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। और बताओ कोई वायर है या रबर है तो एफ अपान ए को क्या कहते हो, स्ट्रेस कहते हो कि नहीं कहते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और स्मॉल एल अपान कैपिटल एल को क्या कहते हो बेटा, स्ट्रेन। देख रहे हो। और इंटू ए इंटू एल क्या क्या कहलाएगा, ए इंटू एल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द वायर, ये कहलाएगा वॉल्यूम, ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर। यानी अगर कंडक्टर का वॉल्यूम दे दे, स्ट्रेन दे दे, स्ट्रेस दे दे, तो ऐसे कंडीशन में भी वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या किया सकता है, फाइंड किया जा सकता है। देख लो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अब यहां पर एक खास बात और नजर आ रहा है कि अगर वर्क डन में
वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें, देखो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, यानी जो स्टोर्ड पोर्शन एनर्जी है, स्टोर्ड पोर्शन एनर्जी में बेटा अगर वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें तो केवल क्या बचा, ये बचेगा बेटा हाफ इंटू स्ट्रेस, उस वायर में स्ट्रेस इंटू उस वायर का बेटा स्ट्रेन। अब ये कहलाता है स्टोर्ड पोर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे पर यूनिट वॉल्यूम अगर पूछेगा बेटा ना तो सीधे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। और इसी को अब देखो, इसको एनर्जी नहीं कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो जब एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो इसी को बेटा एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, इसको स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी और आसान होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए यहां से हम लोग को कॉन्सेप्ट मिल गया, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू स्टोर्ड पोर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्टोर्ड पोर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कितना सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। देख रहे हो, और इसको अब स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल यू से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल यू को। और यह क्या है, देखो टोटल स्टोर्ड एनर्जी अपान वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम से क्या है, डिवाइड है, तो इसको स्मॉल यू कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा। और तब ये वैल्यू देखो आ गया बेटा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और इसका यूनिट अब होगा बेटा, जूल यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा दूसरे फॉर्म में भी पूछता है, वो कौन सा फॉर्म है जरा देखो तो। यहां से कहेंगे अगेन एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू हाफ। यहां पर क्या करेंगे, स्ट्रेस से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो स्क्वायर हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया बेटा स्ट्रेन, और स्ट्रेस से हमने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर हो गया, स्ट्रेस से डिवाइड करने पे यहां ऐसे आ गया। अब तुम देख सकते हो कि स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखो स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये क्या है, स्ट्रेस का स्क्वायर अपान, यहां से देखो स्ट्रेन अपान स्ट्रेस, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन अपान स्ट्रेस क्या हो जाएगा, उस वायर का यंग्स मॉडुलस, 1 अपान यंग्स मॉडुलस। तो यहां पे आ जाता है बेटा, देख लो उसका यंग्स मॉडुलस। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेस का स्क्वायर, देखो बेटा स्ट्रेस का स्क्वायर अपान 2 इंटू यंग्स मॉडुलस को क्या कहेंगे बेटा, वाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, देख लो ये जब अगले टाइम हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन कराएंगे
इंजीनियरिंग एग्जाम, मेडिकल एग्जाम सब में ये खूब पूछा गया है। क्या रिलेशन है बेटा? स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 2y। देखो कितना सिंपल रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेटा पूछा जाता है। और इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इलास्टिसिटी बेटा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हमने बता दिया था, आज सेकंड लेक्चर हमने बता दिया। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट थ्योरी बताया था, सेकंड लेक्चर में आज सब हमने फॉर्मूला बता दिया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके बाद से वर्क डन हाफ एफ इंटू एल, फिर स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, ये सब कंप्लीट बता दिया। अब अगले लेक्चर में आप लोग देखिएगा, पूरे लेक्चर हम क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से एक लेक्चर और लगेगा, ये टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, आसानी से इस टॉपिक को बेटा आप तैयार कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इससे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आपको मिलता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, जबरदस्त इस पे क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। असाइनमेंट में खूब ढेर सारे क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन कराएंगे। अभी लेटेस्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन इंजीनियरिंग मेडिकल में, उसको भी क्या कराएंगे बेटा? सॉल्व कराएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।